सुबह के वक्त कोई नहीं आता था। यह उसे अच्छा लगता था। वह अपने कपड़े उतार देता, सिर्फ अंडरवियर पहनकर छत पर चला आता, लेट जाता, लंबी लंबी सांसें खींचने लगता। हवा उसके फेफड़ों में घूमने लगती। रात की बची कुची नींद उन सांसों में बह जाती। तुम फिर नंगे बैठे हो? भीतर से आवाज सुनाई देती। मैं वर्जिश कर रहा हूं। आड़ू। पता नहीं चलता वह सोते हुए कह रही है या सचमुच जाग गई है। मजाक में वह उसे आड़ू कहती थी जब उसकी बेवकूफियों से तंग आ जाती थी। छत पर नंगे लेटना सचमुच आड़ूपन था, पर उसे यह अच्छा लगता था। वह लेटा रहता और भीतर सन्नाटा छाया रहता। वह रात को देर से लौटती थी, कभी अकेले, कभी दोस्तों के साथ, लेकिन वे ज़्यादा देर नहीं ठहरते थे। अपना थिएटर का सामान कोने में रख देते, खड़े खड़े कॉफ़ी पीते, फिर अंधेरे में गायब हो जाते। वह सो रहा होता था, बीच में जाग जाता, फिर सो जाता। कभी कभी डैरी भी आते थे, डायरेक्टर, लेकिन सब उन्हें डैरी कहते थे। वह उसके माथे पर हाथ रखते और तकिए के पास बैठ जाते। उनकी लंबी दाढ़ी उसे सपने में भी दिखाई देती थी। वह उससे बोलते थे और वह ऊँघता हुआ हूँ हाँ करता रहता। वह सबसे बाद में जाते थे। बिट्टी उन्हें नीचे जीने तक पहुंचाने जाती थी, फिर दरवाजे की सांकल चढ़ाई जाती, फिर डैरी अपना स्कूटर स्टार्ट करते। बहुत दूर तक वह उसकी इंजन की गड़गड़ाहट सुनता रहता। सबसे छुट्टी पाकर बिट्टी कमरे में आती। कमरे में आते ही उसे चूमती थी, उसके मुंह को और फिर उसके बालों को, और तब उसे गुदगुदी सी होने लगती थी और वह हंसने लगता। बिट्टी कपड़े उतारकर उसके पास ही लेट जाती। बरसाती का दरवाज़ा खुला रहता, हवा में हिलता रहता। वे मार्च के दिन थे और हवा दिन रात चलती थी। पता है कितना टाइम हुआ है? वह दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। सब पता है, मुझे सोने दो। बाद में मुझसे मत कहना कि जगाया नहीं। वह जरा सी हिली। नींद की यात्रा में वह घिसटते हुए अपने बिस्तर से उसके बिस्तर तक चली आती थी। जब वह यहाँ आया था तो उसे काफ़ी धक्का सा लगा था कि बिट्टी फर्श पर सोती है। इलाहाबाद के घर में सबके अलग अलग पलंग थे, सिर्फ नौकर फर्श पर सोता था। अब वह खुद फर्श पर सोने लगा था। अब उसे कोई परेशानी नहीं होती थी। अभी नहीं उठेगी, उसने सोचा। वह उसके उठने के आसार जानता था। उठते ही आधी नींद में वह रिकॉर्ड लगाती थी, कोई सा भी रिकॉर्ड जो बहुत धीमा हो। फिर तकिए के नीचे से सिगरेट का पैकेट निकालती थी। वे भागकर रसोई से माचिस लाता था। हर रोज़ धड़कते दिल से पूछता था, बिट्टी मैं जलाऊं? और वह उसका हाथ पकड़ लेती थी और तब तक पकड़े रहती थी जब तक तीली की लौ उसकी उंगलियों तक नहीं सरक आती थी। वह उसे वहीं छोड़ किचन में भाग जाता था। वह एक छोटे कद का लड़का था, दुबला पतला, बिट्टी का कज़न। बिट्टी के दोस्त उसे इसी नाम से बुलाते थे। जब स्टूडियो में रिहर्सल खत्म हो जाता और शाम खाली होती तो उनमें से कोई ज़रूर कहता था, लेट अस गो टू द कजिन्स, और वे बिट्टी की बरसाती में चले आते, बियर पीते, काफ़ी शोर मचाते और तब तक जमे रहते जब तक बिट्टी उन्हें बाहर नहीं निकाल देती थी। वह किचन में चला आया, स्टूल पर खड़ा होकर बाहर देखने लगा। पहले क्षण कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मार्च की हल्की धुंध पर सिर्फ एक गुंबद दिखाई देता था, पेड़ों के ऊपर अटका हुआ। वह उन खंडरों का हिस्सा था जो मकानों की पीठ से पीठ लगाए दूर तक चले गए थे। पहले दिन जब यहाँ आया था तो उसे बहुत हैरानी हुई थी। दिल्ली भी कैसा शहर है,
मुर्दों के टीलों तले लोग जिंदा रहते हैं। पानी उबलने लगा। उसने जल्दी से केतली नीचे उतार दी, पत्ती डाली और स्टूल से नीचे उतर आया। पीछे मुड़ा तो बिट्टी बैठी थी, चीज क्यूब को कुतर रही थी, गिलहरी की तरह। आंखें भी उसी तरह घूम रही थी। सुनो, उसने कहा, मैं आज ही तुम्हें इलाहाबाद भेज दूंगी। क्यों? ऐसे ही। मैं अकेले रहना चाहती हूं, तुमसे तंग भी आ गई हूं। वह उसके पास आया, उसके हाथ में चाय का कप दिया और अपना कप लेकर वहीं बैठ गया, फर्श पर, बिट्टी के पैरों के पास। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? कल से मैं वर्जिश गुसल खाने में करूंगा। बिट्टी उसके बालों से खेल रही थी। ध्यान कहीं और था, उंगलियां कहीं और, निगाहें कहीं ना थी। वह उसकी छुअन से जान गया कि वह उसे नहीं सुन रही। वह अधिकांश समय नहीं सुनती थी। कई बार ऐसा होता था कि दोनों चुपचाप किचन में बैठे रहते थे, गरमाई में सिकुड़े हुए। बिट्टी की बरसाती में रसोई ही एक ऐसी जगह थी जो इलाहाबाद की याद दिलाती थी।